मतलब आप टाइम निकाल के आए हो, तो आप अपने भाई की, अपने बच्चे की थोड़ा ख्याल रख रहे हो आप, तो मैं आप सबका पहले मैं धन्यवाद करूं। देखो, आप जैसे जानते हैं कि हमने हरियाणा मांगे हिसाब अभियान कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया हुआ है। भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब 10 साल की बीजेपी सरकार के कार्यकाल के बाद ये कुछ प्रश्न हैं जो हमने बीजेपी सरकार से पूछे थे, लेकिन उन प्रश्नों का कोई जवाब हमें मिला नहीं आज तक। 1 महीना पहले हमने अभियान को शुरू किया है। आज ये मेरा 29वां हल्का था। 29th हल्के में तो मैं खुद पहुंचा हूं। 29वें हल्के में पानीपत के भी 2 हल्के हो गए हैं, पानीपत ग्रामीण इसराना, और पूरे प्रदेश में डोर टू डोर कार्यक्रम भी चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी का। हरियाणा मांगे हिसाब, देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सबसे ज्यादा महंगाई दर हरियाणा में क्यों है, सबसे ज्यादा क्राइम अपराध दर भारत सरकार के अनुसार 2024 अप्रैल में गृह मंत्रालय के प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे ज्यादा क्राइम सबसे ज्यादा हरियाणा में क्यों है। देश में हरियाणा एक ऐसी सरकार क्यों साबित हुई जिसमें जो जन विरोधी पोर्टल आईडीज के जंजाल में हरियाणा के नागरिक को उलझा दिया। गुजरात में पोर्टल आईडी क्यों लागू नहीं हुई, बाकी प्रदेशों में क्यों नहीं की गई, हरियाणा में क्यों ऐसा किया गया जिससे इतना आम आदमी को कितना भुगतना पड़ा। इसी तरीके से हरियाणा के नौजवान को सीटी और कच्ची भर्ती और अग्निवीर और कौशल योजना के जंजाल में क्यों फंसा दिया गया। आज इसी तरीके से देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से ज्यादा नशे से ओवरडोज से जुड़ी हुई केसेस हरियाणा में क्यों रजिस्टर हुए, डेथ्स क्यों रजिस्टर आई हरियाणा में आई, और पंजाब से आगे हरियाणा नशे में क्यों पहुंचा। जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, वो आज नशे में नंबर 1 हरियाणा इस सरकार के 10 साल में क्यों बना। इसी तरीके से ऐसी समाज और गरीब वर्ग और पिछड़े समाज के अधिकारों की योजनाओं को समाप्त करने का काम इस सरकार में क्यों किया गया। 100 गज के प्लॉट की योजना समाप्त, पीने के पानी की टंकी टूटी, मुफ्त पानी कनेक्शन की योजना समाप्त, जो हमारी मनरेगा का बजट 1/3, स्कूल के वजीफे का बजट 1/3, अंबेडकर स्कॉलरशिप की योजना समाप्त। तो ये ये क्यों किया गया इस सरकार में। और जो है एक और के भाजपा काल क्यों बना, किसान का काल। आपने देखा 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार ये साबित हुई। और गरीब भारी कॉलोनी वासी और श्रमिक जो है इतने बदहाली के जीवन में क्यों, नरकीय जीवन में पहुंचाने का श्रेय किसको, इन सरकारों क्यों ना जाए। तो ये हमारे इस तरह के, हमारी बेटियों को, बच्चों बेटियों समेत हर वर्ग को न्याय की बजाय लाठियां क्यों। आपने देखा होगा हमारी बेटी को जंतर मंतर में घसीटा गया, 500 स्कूलों में बच्चों को धरने देने पड़े, और हमारे सरपंचों को, कर्मचारियों को लाठियां चार्ज हुई। तो ये सारे हमारे 15 सवाल थे इस सरकार से, लेकिन एक सवाल का भी जवाब इस 1 महीने में बीजेपी ने नहीं दिया है, आपने देखा। तो ये हमारा अभियान है। इन प्रश्नों को आपके माध्यम से भी हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आज इस अभियान में हमारे दिव्यांशु बुद्धि राजा जी, हमारे छोकर साहब, हमारे बुल्ले शाह जी, हमारे विधायक जी बलबीर वाल्मीकि जी, हमारे विधायक हमारे इंदुराज नरवाल जी, और हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के जो इसराना हलके के सभी हमारे नेतागण हैं, बहुत से साथियों ने इसमें सहयोग दिया, प्रोग्राम को सफल बनाया। कल मुख्यमंत्री कह रहे थे पहले 14 से 15 फसलें एमएसपी पे ले रही थी, सरकार ले रही थी, या जितने को मिल रहा था ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं सारी फसलें हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आप ये कि आर्थिक हालात ऐसे हैं। मैं आप पहले तो ये बताओ कि सरकार को कितने दिन की सरकार रह गई, आप बताओ। तो ऐसा कितने दिन की रह गई, लगभग 1 महीने बाद चुनाव आचार संहिता, 1 महीना। तो 1 महीने में कौन सी फसल तैयार होगी जो एमएसपी पे लेंगे। ये 10 साल पहले कहते, कम से कम 1 सीजन पहले कहते कि भाई 1 सीजन की तो फसल ले लेंगे हम। ये जो फसलों का नाम ले रहे हैं, ये तो मतलब मैं समझता हूं कि इनको तो माफी मांगनी चाहिए कि किसान के साथ कितना अत्याचार किया इन्होंने। और अब जले पे नमक छिड़कने के लिए कह रहे 1 महीने में हम फसल जो आप तैयार करो ये फसल भी लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए घोषणा करने से पहले। कोई होती है फसल तैयार 1 महीने में, आप बताओ। आप तो आज जो है बड़े जुड़े हुए हैं हरियाणा की जो है कृषि व्यवस्था से, आप बताओ कौन सी फसल तैयार करेगा किसान एमएसपी के लिए। तो ये जो है ये घोषणाएं जो हैं ये केवल एक छलावा है, कुछ काम किया नहीं। हरियाणा का भट्टा बिठाए, काम किए होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। इनको ऐसी घोषणाएं जिनका कोई सर पैर नहीं, इस घोषणा क्या अर्थ है।
ये अपने घोषणा पत्र में डलवाओ, क्योंकि 30 दिन बचे हैं अभी, तो इसको आपको लागू नहीं कर सकते। तो अब क्या फायदा? अब ये ओबीसी की क्रीमी लेयर की बात है, 10 साल तक नौकरी आपने 6 लाख की लिमिट पे दी, क्रीमी लेयर पे लाखों बच्चों, हजारों बच्चों को वंचित रहना पड़ा ओबीसी समाज के। अब आखिरी जब महीना रह गया, अब तो कोई नौकरी निकल नहीं रही, ना लग रही लास्ट महीने में, अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ उसका, जो उन्होंने आपने कहा कि 8 लाख करेंगे, बाय द टाइम नोटिफिकेशन होगा उसके बाद कोई एक भी बच्चा 8 लाख की फायदा नहीं पड़ पाए। तो आपने घोषणा पत्र में डालो ये बात, ये तो हम कह ही चुके हैं, कांग्रेस 10 लाख करेगी, हम क्या कांग्रेस कह चुके हैं एमएसपी गारंटी देंगे। तो ये इन घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है, ये तो कबूलनामा है। घोषणाएं तो कबूलनामा है कि बताने को काम नहीं। अब आप खुद बताओ, अब ये कह रहे हैं कि 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे, पहले कहते थे कि जब ये जो है कि भाई ये अब हम सितंबर से लागू, सितंबर 11 से तो आचार संहिता है, तो सितंबर 10 साल तक 1100 में सिलेंडर दिया, हमारी माताओं बहनों ने खरीदा 10 साल तक। अब आखिरी मतलब जो है आखिरी रिफिल आप कह रहे हो कि भाई हम जो है 400 रुपए में आखिरी रिफिल, वो भी अभी लागू अभी तक एक नहीं, और वो भी अभी लागू नहीं हुई, और लागू की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, एक भी महिला को अभी तक मिली नहीं। तो पहले तो माफी मांगो कि 10 साल तक, यानी कि 10 हमारी बात ठीक थी कि महंगाई इतनी थी, ये तो कह रहे थे कि भाई मैं ये बड़ा कम का रेट है। 10 साल तक तो जब ले रहे थे, 10 साल तक तो इन्होंने जनता की तरफ देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। अब आखिरी महीने में कह रहे हैं कि भाई आखिरी महीने में एक रिफिल करा देंगे हम, जो कांग्रेस की गारंटी है 500 रुपए में, हम एक कह देंगे, तो उसके बाद ये फिर कर देंगे 1100। मैं कह रहा हूं ये फिर कर देंगे 1100, कि ना 10 साल तक 1100 करे, तब तो रहम किया नहीं जनता पे। एक रिफिल की बात कर रहे हैं, वो भी करेंगे कि नहीं करेंगे अभी पता नहीं। तो इनकी घोषणाएं छलावा हैं, इनको बताने, ये इस बात का सबूत है इनकी घोषणाएं कि इनके पास बताने को एक काम नहीं है। काम होते तो कामों के आधार पर वोट मांगते। साहब ये यात्रा निकालने लोगों की समझ आ रही है कि यात्रा लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जबरदस्त रुझान लोगों का मिल रहा है। ये 29वां विधानसभा क्षेत्र है जिसमें मैं आया हूँ, और हर विधानसभा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक लोगों का रुझान मिला। आप तो खुद थे जब पानीपत ग्रामीण के अंदर हुई, आपको याद होगा, और जब आज भी एक एक आपने देखा हो पूरी मार्केट, पूरी बाजार में किस तरीके से इस राना में चेहरे खिले हुए थे कांग्रेस पार्टी की बात सुनकर व्यापारी भाइयों के। तो बहुत ही, और जिस तरह से युवा इसमें शामिल आ रहे हैं हर जगह, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। यात्रा में आपके साथ सपोर्टर और पार्टी के वर्कर्स हैं, हम लोगों से बात करें, कोई दुकानदार है, कोई भी? बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, ये डोर टू डोर कर रहे हैं हम लगातार, आप देख ही रहे हैं। क्या है लोगों की, क्या चाहते हैं लोग? लोग बदलाव चाहते हैं, लोग कांग्रेस को चाहते हैं, सरकार आ रही है हमारी, चिंता ना करें। पार्टी में टिकटार्थी बहुत है, कैसे? सही बात है, जब हवा होती है किसी भी पार्टी के पक्ष में, तो बहुत से कार्यकर्ताओं, बहुत से नेताओं का स्वाभाविक सा विचार बनता है कि भाई मैं भी ये प्रयास करूं कांग्रेस पार्टी की टिकट लेने के लिए। और ये इसमें कोई, ये तो एक संकेत है कि कांग्रेस के पक्ष में इतनी लहर बह रही है, तो ये अच्छा संकेत है। और सबका अधिकार भी है टिकट के लिए अपनी दावेदारी रखना, कोई इसमें कोई गलत बात नहीं है। आपके राज्य में खेल पुलिस इतनी अच्छी थी, डीएसपी इंस्पेक्टर न जाने कितने भर्ती होते थे, आज वो खेल पुलिस खत्म हो चुकी है। क्या आने वाले टाइम में? देखिए, आज मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से, जो मैंने संसद में मांग रखी, कि आज भी आपने देखा 6 मेडल आए देश के, 144 करोड़ का देश 72वें स्थान पे है। अगर देश का तिरंगा ऊंचा उठेगा, देश का राष्ट्रगान की गूंज दुनिया में सुनाई देगी, तो ये सारे देशवासियों के लिए ये गर्व की, खुशी की बात होनी चाहिए। इसको किसी जो है प्रदेश या क्षेत्र की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो जब हरियाणा में अच्छी नीति लेके आए हुड्डा साहब, और 6 ओलंपिक के मेडलों में 5 मेडल आज हरियाणा के हैं, और 2008 के बाद हर ओलंपिक खेलों में 50% मिनिमम मेडल हरियाणा खिलाड़ी लेके आए हैं। 2008 में, 2012 में, 2016 के ओलंपिक में, 2020 के ओलंपिक में, 2008 के बाद हर ओलंपिक में, और 50% मेडल ओलंपिक के अंदर। मैं बता रहा हूं, एशियाई और कॉमनवेल्थ खेलों में भी 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों के बाद 50% या उससे ज्यादा मेडल 2010 के और कॉमनवेल्थ खेलों के बाद। उससे पहले ओलंपिक में मेडल नहीं आया था हरियाणा का 2008 से पहले, लेकिन मैं 8 के बाद का हर बता रहा हूं। और जो इन्होंने उस बात को इतना वो किया कि इतने मेडल, आप ये देखें कि 2012 के ओलंपिक में कितने मेडल आए थे, 7, जिसमें से 4 हरियाणा के थे।
तो कहने का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं अगर कहीं भी कोई भी देश में कोई सरकार अच्छी कोई नीति बनाती किसी वर्ग विशेष के लिए, तो वो बाकी जगह उसको जो है उस बात की प्रशंसा करके अपनाने में क्या दिक्कत होनी चाहिए जब देश का नाम रोशन हो रहा है। आज स्थिति ये है कि खेलो इंडिया का बजट दिया इन्होंने, आपने देखा वो खेलो इंडिया का बजट 2200 करोड़ का बजट खेलो इंडिया का, जिसमें से हरियाणा को केवल 60 करोड़ दिए, जो देश में सबसे कम है, जो लास्ट वाली श्रेणी में हरियाणा को रखा गया। और गुजरात 500 करोड़, उत्तर प्रदेश 500 करोड़, इनको पहली वाली श्रेणी में रखा गया। जो कंटिंजेंट गया ओलंपिक में 117 खिलाड़ी गए, उसमें से हरियाणा के 24 खिलाड़ी थे, गुजरात का एक, उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी थे। हमें उत्तर प्रदेश और गुजरात से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन हरियाणा को सबसे आखिरी लास्ट उसमें क्यों रखा गया? और हरियाणा की सरकार क्यों नहीं बोल रही? क्या कसूर है हरियाणा का? 24 खिलाड़ी हरियाणा से थे, 17 खिलाड़ी पंजाब से थे, हरियाणा पंजाब लास्ट श्रेणी में आए। तो कहीं ना कहीं ये हमें समझ से परे की बात है कि हमें भी दो, उतना ही फंड दो हमें, देखो फिर और मेडल आएंगे, देशवासियों का जो है का गौरव बढ़ेगा, देश ऊपर आएगा, तो उसमें जो है क्या समस्या होनी चाहिए। लेकिन एक भेदभाव हरियाणा से, एक गहरा भेदभाव की नीति से केंद्र सरकार चल रही है। उसका दूसरा उदाहरण भी मैंने दिया था संसद में कि सबसे कम टैक्स कलेक्शन का जो राशि है वो हरियाणा को वापस मिल रही है पूरे देश में। कर्मचारी हुड्डा साहब जो कौशल रोजगार में कार्य करते हैं, मतलब आपको वो पता है ना टैक्स वाली जो बात मैंने कही थी, 7 रुपए जाते और 1 रुपए 7 रुपए जा रहे और 1 रुपया आ रहा है। और देश में 8 ही ऐसे प्रदेश हैं जिसमें जितना जा रहा है केंद्र में उससे कम आ रहा है, और उन 8 में भी हरियाणा में सबसे कम। बाकी तो 28 में से 20 प्रदेशों में जितना जा रहा है केंद्र को, उससे ज्यादा केंद्र दे रही है वापस। हरियाणा में 7 रुपए टैक्स कलेक्शन हरियाणा वासियों से लिया जा रहा है और मात्र 1 रुपए दिया जा रहा है। और ये 15th फाइनेंस कमीशन में फाइनल हुआ 2021 में, ये फॉर्मूला 2021 में, और ये 2025-26 तक इस फॉर्मूले पे मोहर लगाई बीजेपी की हरियाणा सरकार ने, और आज तक कोई बोला नहीं इस बात पे। भाजपा की सरकार ने इसको दबा के रखा। इस बार जो फाइनेंस कमीशन के जो, क्योंकि टर्म पूरी हो रही है, तो कितना मिला है और कितना लिया गया था, जब वो सारे आंकड़े खुल के आए तो मैंने देश में संसद में सबके सामने वो बात रखी। इतना अन्याय तो किसी एक प्रदेश के साथ नहीं होना चाहिए। 2019 में 2019 आप उदाहरण जन आशीर्वाद यात्रा, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। भारत सरकार से जो मिल रहा है टैक्स, देखो जीएसटी सारे से कलेक्शन होती है, 7% सबसे ज्यादा हरियाणा दे रहा है जीएसटी, लेकिन सबको मिलने वाली जो राशि है भारत केंद्र सरकार से, अरुणाचल में 1,40,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, महाराष्ट्र में 60,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, तेलंगाना में 40,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, पंजाब में 35,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, हरियाणा में 6,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। तो ऐसा क्यों, ये बताए क्या? तो इतना, तो इसीलिए हम जवाब मांग रहे हैं कि हरियाणा को सुनवाई नहीं दिल्ली में। हमारी बेटियों की जब घसीटा जा रहा था बेटियों को, उनको न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। दिल्ली की ना सरकार हमें कुछ दे रही, तो दिल्ली में सुनवाई बंद हो गई हरियाणा सरकार की। ये भी एक मुद्दा है। 2019 में मनोहर लाल जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, बस लेके निकले थे आशीर्वाद लेने, 75 पार कर रहे थे, लेकिन 40 सीटें आई थी। 20 अगस्त से उदय भांजी और भूपेंद्र हुड्डा भी निकल रहे हैं। 70 का आप नारा दे रहे हैं, लगते 70 सीटें आ रही है। देखिए, हमारा नारा किसी एक आंकड़े का नहीं है, हमारा नारा बदलाव का है, हमारा नारा हरियाणा को बचाने का है, हमारा नारा कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ये हम विश्वास दिलाते हैं। और एक बात हम आप लोगों को और विश्वास दिलाते हैं, आप सब साथी देख रहे हो, आप जनता इतनी दुखी है बीजेपी से और कांग्रेस की तरफ इतनी आस्था लोगों में बढ़ रही है, जितने आकलन किए जाएंगे कांग्रेस की सारे आकलनों से ज्यादा सीटें आएंगी। ये मैं आज क्योंकि मैं 29 सीट करने के बाद, आज 30वीं पे जाऊंगा मैं ये यात्रा करने के बाद किसी आधार पे कह रहा हूं, मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, आपने देखा लोग का हर वर्ग का आशीर्वाद मिला, छत्तीस बिरादरी का आशीर्वाद मिला, और मैं उस आधार पे कह रहा हूं, उस विश्वास पे कह रहा हूं, जितनी उम्मीद है उस उम्मीद से किसी को भी कोई आकलन होगा, उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी सीटें लेगी। विधानसभा की तैयारी कर रहे हो क्या जी? आप राज्यसभा से लोकसभा में आ गए, अब लोकसभा से आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो? मेरी कोई तैयारी नहीं है विधानसभा की, मेरी तैयारी जो है लोकसभा में लोगों ने अवसर दिया है, लोकसभा ने अवसर दिया है लोगों ने, और मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं
कि देश में दूसरी सबसे बड़ी जीत वोट प्रतिशत में रायबरेली के बाद 543 सीटों में दूसरी सबसे बड़ी जीत का आशीर्वाद रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासियों ने दिया है। हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, हरियाणा छोटे से स्टेट में इतनी बड़ी जीत आपने दी है, तो मैं समझता हूँ अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं अपने जो है संसद में अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, एक हरियाणा के नौजवान और नागरिक और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं ये फर्ज मानता हूँ कि हरियाणा के भविष्य को सुधारने के लिए, बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आई। इसीलिए मैं दिन रात कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभियान में अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। हुड्डा साहब, 1.25 लाख कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, ना टाइम पे तनख्वाह मिलती, ना पूरी तनख्वाह मिलती, जो एचआरएन कहा जाता है इसको। हाँ बिल्कुल हो रहा है। केवल वही नहीं, इसमें कच्चे कर्मचारियों की राजधानी बना दिया हरियाणा को। और कच्चे कर्मचारियों का मतलब है शोषण, युवा का शोषण। आपने देखा होगा CPLO करके भी एक पोस्ट निकाली इन्होंने, जो अपना क्लरिकल पोस्ट 6,000, केवल 6,000 रुपए में, और अपना पंचायतों में लगा रखे हैं 5,000 के करीब। आपको ये भी पता चला होगा, कौशल से अलग भी करके काम। आपको ये पता चला कि नहीं पता चला? तो अपना CDLO या CPLO क्या है एग्जैक्ट, उसकी फुल फॉर्म, मैं गलत हो सकता हूँ इसीलिए जो है, लेकिन वो हर जगह मिलते हैं, हर जिले में, कि भाई हमारे 5,000 लगा दिए कच्चे, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट। ये इस सरकार की पारदर्शिता की ये रिपोर्ट है कि 1.25 लाख बता रहे हैं आप, उससे ज्यादा है मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे ऐसे छोटे छोटे और ठेकेदारी के टाइप ले रखे हैं जो सरकार ने लगा रखे हैं, उनसे काम कराना चाहती सरकार जो है। और ये वो लोग हैं जिनसे सरकार कार्ड वार्ड ठीक कराने के लिए जिम्मेदारी दे रही है क्लर्कों को पंचायती लेवल पे, लेकिन 6,000 तनख्वाह, और जैसे बिना पेंशन, बिना 13-14 रुपए एग्जैक्टली ये तो शोषण है, युवा का शोषण है। ये कौशल निगम, कच्ची नौकरी युवा का शोषण का दूसरा रूप है। और मैं समझता हूं कि कच्ची नौकरी की राजधानी जो हरियाणा को बनाया है ये स्वीकार्य नहीं है। और सीटी में उलझा दिया, कच्ची नौकरियों में उलझा दिया। हरियाणा के नौजवानों को पक्की नौकरी तो मिली नहीं। इन 5 सालों में पक्की नौकरी जितनी मिली हैं वो भी बाहर के बच्चों को ज्यादा लगी। समस्या आ रही, मैं बताऊं आपको, शायद ध्यान नहीं है, रोजगार नहीं है तो बच्चों की शादी भी नहीं हो रही। क्योंकि आप देखो, लड़के के पास नौकरी या रोजगार नहीं तो कोई शादी भी नहीं। अब तो एक और बड़ी समस्या मैं बता रहा हूँ आपको कि ये तो समस्या है खैर, लेकिन इसके साथ और भी जुड़ी हुई समस्या, पलायन। ये ऐसा पलायन हो गया हरियाणा, गांव के गांव नौजवान। मैं तो अमेरिका गया था, ये इसी हल्के के अहर कुराना गांव के 100 बच्चे, एक गांव के 100 बच्चे मिले मुझे न्यूयॉर्क में, कि जी हरियाणा में कोई उम्मीद ही नहीं नौकरी की। और सबसे ज्यादा पलायन हरियाणा से हो रहा है। हरियाणा नशे में नंबर 1 बन गया, पंजाब से आगे निकल गया। तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड, तो ये 10 साल की सरकार का रिपोर्ट कार्ड आपको जानना है तो जो बच्चे जो है पनामा के रास्ते जान हथेली पे रख के अपना सब कुछ बेच के या उधार लेके जो बाहर जाने में मजदूरी करने के लिए बाहर जाने मजबूर हो गए हैं, आप उनसे बात करो। मैं तो करके आया हूँ, अमेरिका में देख के आया हूँ। ऐसा पलायन बताते हैं कि जो है 80 के दशक में पंजाब से हुआ था, उसके बाद अब हरियाणा से ऐसा पलायन। हरियाणा में तो केवल बेरोजगारी सरकार की, मतलब जो है एक अनदेखी नौजवानों की जो हुई है। तो सही बात है ये। और साथ में ये शादी वाली तो एक है ही। तो ये सारी परिस्थिति जो है ये उसकी रिलेटेड। और अपराध, देश में सबसे ज्यादा अपराध दर, अंडर एज शूटर्स, दोबारा गैंग स्थापित हो गए, सारे अंडर एज शूटर आप हरियाणा के दिख रहे हैं। तो ये कई चीजें कनेक्टेड है। हरियाणा को पटरी से उतार दिया इन्होंने, इस बात का दुख है। और उसके बाद इन्होंने अपने सब कुछ बदल दिया। जब एंटी इनकम्बेंसी के बाद रिपोर्ट गई कि बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में, इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए, अपना गठबंधन तोड़ दिया, उप मुख्यमंत्री बदल दिए, अपने मुख्यमंत्री बदल दिए, लेकिन अपना अहंकार नहीं बदला फिर भी। सर, समय कम रहेगा चुनाव का, टिकट वितरण का कब शुरू होगा? वो हमारी प्रक्रिया है और प्रक्रिया चल रही है। हमारे फॉर्म वॉर्म अप्लाई वगैरह का प्रक्रिया चल रही है। नए चेहरे भी आपकी पार्टी में आ रहे हैं, टिकटार्थी भी आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं। बड़े हुड्डा साहब कह रहे हैं जो टिकाऊ है उसी को जो है टिकट दी जाएगी, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे हैं उम्मीद लेके ये कहते हैं, आधी बात आप कह रहे हो, टिकाऊ और जिताऊ तो मिक्स रहेगा। नए चेहरों का, अनुभवी चेहरों का एक मिक्स रहेगा। सारी बातें देखी जाती है। जीतने की क्षमता बहुत सबसे महत्वपूर्ण मापदंडों में से एक होता है। पार्टी के प्रति समर्पण एक महत्वपूर्ण मापदंड होता है। ये सारी बातों का जब कांग्रेस का फैसला होता है तो कोई एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पार्टी की हमारी प्रक्रिया के अनुसार स्क्रीनिंग कमेटी, CEC,
और हमारी पार्टी का इंटर सर्वे चल रहा है, तो सर्वे पे बड़ा पार्टी ने ध्यान दिया है पिछले कुछ चुनावों में, सर्वे का इनपुट, उन सबके आधार पर बेस्ट पॉसिबल उम्मीदवार देने की कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी। इजाजत हो तो पब्लिक अपीयरेंस हुई है बहुत टाइम बाद उनकी, सिर्फ एक सवाल, हाँ धर्म सिंह जी मजबूत होके वापस आए, बिल्कुल मजबूत ठोक के बिल्कुल एकदम। हाँ। अब किसी तरह का डर नहीं, आप पहले भी नहीं था, आज भी नहीं। आप एक बार कह रहे थे चंडीगढ़ से दिल्ली तक स्पीड ब्रेकर मेरे रास्ते में, पता नहीं कुछ आपने कुछ इस तरह की बात की थी। हाँ, ये कहा था चंडीगढ़ से दिल्ली तक जो हाईवे, नेशनल हाईवे, साइडों में तो सीटें हैं, कालका, पंचकुला, अंबाला, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, घरौंडा, पानीपत, गन्नौर, राई, चंडीगढ़ से दिल्ली तक एक कमाल का ब्रेकर है। कांग्रेस सारी बीजेपी की कमेलीज है, एक ब्रेकर है, उनको थोड़ा महसूस हो रहा है ब्रेकर कभी टूटना, इतना मोटा ब्रेकर है वो की तरह लिखा नहीं सकते। तो अगली बार मगर हम सारी, ये जो धर्म सिंह जी ने सही कहा, जो ये धर्म सिंह जी ने, सुनो, धर्म सिंह जी ने रंग में भंग कर दिया था बीजेपी के इस जीटी रोड पे, पिछली बार रंग में भंग थे ये, लेकिन इस बार पूरा कांग्रेस रंग में हो जाएगी, पूरी जीटी रोड। वैसे मेरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि आपको हमदर्दी भी है लोगों को। देखो मैं आपको बताऊं, ये केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना भाजपा का एक कार्यशैली रही है, विपक्ष को निशाने पे लेते हैं, लेकिन जहां ये ज्यादा जब इनकी एंट्री हो जाती है तो ये एक मान के चलो वहां ये अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। अभी मानना हरियाणा में ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं। माननीय एमपी साहब बहुत बहुत